सभी मेरे दोस्तों को पीजीटी की तैयारी करने वाले साथियों को अनुज शर्मा का नमस्कार। ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं। ये पीजीटी 2021 की तैयारी का बहुत ही बढ़िया पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस पेपर की तैयारी के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब अब हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री यानी पीजीटी केमिस्ट्री 2021 में लगातार लगे हुए हैं और ये 2021 हमारे लिए अच्छी बने, इसीलिए इस उम्मीद में इस पेपर को मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो ये 2021 के लिए सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पूरी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने की कुछ उम्मीदें लगती हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है ये पेपर। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फिनॉल। सैलिसिल एल्डिहाइड फिनॉल से प्रिपेयर होता है, तो आपको पता है कि कोल्बे सैलिसिलिक एसिड बनाता है। पर्किन जो स्कॉटन वॉमेंस रिएक्शन है, ये भी आपको शायद पता होगी। पर्किन भी वही एल्डोल जैसे बेंजल्डिहाइड लेते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, कैनिजारो में फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है ना। और रीमर टीमन रिएक्शन में जो होती है, ये इस तरीके से कंपाउंड लिया जाता है। ये हमने फिनॉल लिया, आप जान रहे होंगे फिनॉल लिया। इसकी रिएक्शन अगर हमने क्लोरोफॉर्म से कराई यानी CHCl3 से कराई और साथ में यानी कि हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहते तो इस इक्वेशन को यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर मैं यहीं पर लिखूँ पूरी पेपर ख़राब हो जाएगा। यानी कि 3 यहाँ पर 3KOH ले लूँ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 3KOH ले लेता हूँ और पेन थोड़ा सा रेड कर लूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, दिखेगा आपको। यानी कि इससे पहले मैं मिटाता हूँ, मिटा देता हूँ। अब रेड पेन से लिखूँगा तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फिनॉल ले लिया, अब आपको साफ दिख रहा होगा, ये मैंने फिनॉल ले लिया और इस फिनॉल की रिएक्शन मैंने CHCl3 में डायरेक्ट करा रहा हूँ रिएक्शन। और यहाँ पर 3KOH या 3KCl ले लीजिए आप, वो कि NaOH ले लीजिए, तो बन जाएगा आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आसानी से जानते हैं कि जब रीमर टीमन रिएक्शन होती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। जब CCl3 की जगह CCl4 ले लेते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एलाइलिक हैलाइड। देखिए एलाइलिक की पहचान ही यही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलाइलिक हैलाइड, यानी कि एलाइलिक हैलाइड इसमें से कौन सा नहीं। तो भाई एलाइलिक हैलाइड की कंडीशन ही यही होती है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, यानी कि हेलोजन एटम इज अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अब अगर हम सबको देखें तो यानी कि ये भी एलाइलिक है, 4 ब्रोमोब्यूट पेंटुइन, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है और आपका ये भी एलाइलिक है। यानी 4 ब्रोमो ब्यूट वनीन, देखें 4 पे ब्रोमो चला गया है, ब्यूट पे, यानी कि गैप लंबा हो गया है इसमें। तो इसका मतलब फिर आंसर इसका 2 ही आना चाहिए, 2 का D ही आना चाहिए। तो ये हमने लगाया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि 1 मोल ऑफ एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस टू गिव 2 मोल ऑफ ब्यूटेनॉन, यानी कि 1 मोल एल्कीन हमारे पास में है, 1 मोल एल्कीन है और 2 मोल हमें ब्यूटेनॉन मिला है। तो एल्कीन कौन सा होगा। तो ब्यूटेनॉन का मतलब सिंपल सी मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि 4 इधर कार्बन रहे होंगे, 4 उधर कार्बन रहे होंगे, तभी ब्यूटेनॉन मिलेगा। भाई डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन 4 हों और लेफ़्ट भी 4 हों और राइट में भी 4 हों, तभी 2 मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। यानी कि कंपाउंड सिंपल सा ऑक्ट वाला होना चाहिए। और उसमें भी आपको कह रहा है कि 2 मोल्स ब्यूटेनॉन के मिले, तो ब्यूटेनॉन के 2 मोल तभी मिल सकते हैं कि जब ओन लगा हुआ, यानी कि एक कार्बन इधर भी लगा होना चाहिए, इस साइड में भी। तो सिंपल सा मेथड जो निकल के आता है वो यही निकल के आ रहा है, नतीजा जो निकल के आ रहा है वो जनाब यही आ रहा है कि साहब कि आपके जो कार्बन की कंडीशन में यहाँ मिटाऊँ जगह नहीं बन पा रही, इसलिए थोड़ा सा पेज छोटा पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये सब मिट जाए, पहले मिट जाने दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ बताता हूँ आपको कि अगर हम ये कंपाउंड ले लें CH3 CH2C, है ना, CH3, अब यही डबल बॉन्ड के आगे रिपीट कर दें तो ये तभी तो ब्यूटेनॉन बन पाएगा, अदरवाइज ब्यूटेनॉन कैसे बनेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 3,4 डाई मिथाइल
3,4 डाईमिथाइल हेक्स 3ईन आना चाहिए। इसका जो आंसर आना चाहिए 3,4 डाईमिथाइल हेक्स 3ईन आना चाहिए, यानी आंसर इसका फिर सी सही आएगा जनाब। चेक। तो यानी कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटी है वो देखें। द कंपाउंड दैट नाइदर फॉर्म सेमी कार्बाइड नॉट ऑक्साइम, यानी कि ना तो सेमी कार्बाइजोन बनाता है ना ही ऑक्साइम बनाता है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई सेमी कार्बाइजोन सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजोन में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड यूरिक कीटोन की प्रॉपर्टी होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये शो नहीं करेंगे, यानी सिंपल सी बात है ये सभी सेमी कार्बाजोन सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करेंगे, लेकिन एमीन ऐसा कंपाउंड है जो सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजोन से रिएक्शन नहीं करता। तो फिर आंसर इसका डी लगा लीजिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा आपको, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पहुँचते हैं। 5 क्वेश्चन कहता है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब पहले मैं आपको ये बताऊं कि भैया आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम कैसे लिखेंगे। ये हमने लिखा आइसोप्रोपाइल, ये बेंजीन लिखा और इस बेंजीन के ऊपर हमने सी लगाया, प्रोपाइल है ना, तो यहाँ पर CH3 लगा देते हैं। 3 कार्बन से ज़्यादा नहीं लगाना है, यहाँ भी CH3 लगा देते हैं और यहाँ H। ये आइसोप्रोपाइल आपका बेंजीन हो गया। अब करना क्या है इसको, ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड व्हेन X इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि साहब हम इसे हीट करना चाहते, कैसे हीट करेंगे वो ज़रा देखते हैं। एरोमेटिक फॉर्म्ड, यानी कि बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा होगा। ये कंपाउंड अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो ये बना देता है, मतलब ये क्यूमीन कहलाता है। एक्चुअल में इसे हम लोग क्यूमीन के नाम से जानते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा इस तरीके से HOO और आगे फिर वही अपना C और CH3 और यहाँ पर ये बेंजीन बन जाएगा। और अगर आप इसे तोड़ेंगे तो एसीटोन निकल जाएगा और फिनॉल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम फिनॉल बनाएंगे और एसीटोफिनॉल, बाकी एसीटोन तो है ही नहीं। अगर एसीटोन ऑप्शन होता तो हम एसीटोन ऑप्शन लगा देते। पॉजिटिव कार्बोलैमीन टेस्ट, यानी कार्बोलैमीन टेस्ट कौन शो करता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बोलैमीन टेस्ट जो होता है भी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्राइमरी एमीन शो करती हैं। तो अब चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, लेकिन प्राइमरी NH2 ग्रुप जरूर लगा होना चाहिए, तो वही आंसर फिर सही होगा। तो अब मैं देखता हूँ N मिथाइल एनिलीन, यानी कि अगर N पे मिथाइल है और फिर एनिलीन है, यानी कि ये मिला लिया N मिथाइल एनिलीन, ये इस तरीके से नहीं पॉसिबिलिटी है, ठीक है। N मिथाइल एनिलीन नहीं संभावना है। उसके बाद डाई मिथाइल एमीन, तो डाई मिथाइल भी एमीन नहीं लग रही क्योंकि डाई मिथाइल एमीन है, प्राइमरी एमीन का करेक्टर है वो। तो कार्बोलैमीन टेस्ट प्राइमरी एमीन। और पैरा मिथाइल बेंजाइल एमीन, वेरी गुड, पैरा मिथाइल बेंजाइल एमीन ये हुआ। पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा दीजिए, उस पर CH2 NH2 बेंजाइलामीन, यानी यही होगा आंसर। यानी कि फिर मैं डी ऑप्शन इसका लगाता हूँ कि इसका पैरा यही वाला डी ऑप्शन इसका सही आएगा। चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा, कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। पेज को मैंने साफ़ कर दिया जिससे कि आपको लिखने में ना दिक्कत हो, समझने में ना दिक्कत हो। अमंग द फॉलोइंग एमीन्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट pKb। इस पर बहुत सी मैंने pKb पे pKa पर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं। तो pKa और pKb होता क्या है, जिसका Ka हायर होगा उसका pKb यानी कि pKa लेस होगा, और जिसका Kb हायर होगा उसका pKb लेस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हाईएस्ट pKb का मतलब हुआ लोएस्ट Kb वैल्यू होनी चाहिए, यानी कम बेसिक होना चाहिए। और कम बेसिक कौन होगा ये आप अच्छे से जान रहे होंगे कि वीकेस्ट बेस, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें वीक बेस निकालना है भाई। pKa जो ज़्यादा होगा तो बेस वीक हो जाएगा, और बेस वीक वही होगा जो बेंजीन से जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब हुआ कि फिर हम लोग एनिलीन जैसा कंडीशन कहीं देखें मिल जाए, यानी डायरेक्ट एनिलीन अगर मिलता है तो जैसे मान लो हमने ये NH2 ले लिया और NH2 में ये डायरेक्ट बेंजीन, ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, और बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व जब होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये फिर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डाउन हो जाएगी, यानी कि ये बेसिक कम हो जाएगा। तो बेंजामीन बोलें या फिर हम लोग एनिलीन बोलें, ये बेंज एमीन लिखा हुआ एक NN डाईथाइल इथेनामाइन है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 7th में फिर NN डाई इथाइल इथेनामाइन, इसको भी जरा हम चेक कर लेते हैं। pKb हाईएस्ट तो वीक बेस होना चाहिए, तो NN डाई मिथाइल देख लेते हैं। NN डाई इथाइल
इथेनामाइन है ना, एन डाइथाइल इथेनामाइन। तो ये आपका हो गया यहाँ पर C2H5 और C2H5 एन डाइथाइल इथेनामाइन हो गया, इथेनामाइन हो गया। चलिए ठीक है, अब ये 3 डिग्री का हो गया, लेकिन समस्या तो ये है एक्वस सॉल्यूशन में दिया हुआ है। अब एक्वस में आपको मैं, अगर आपको न जानकारी हो तो एक्वस के मैं ऑर्डर की बात आपको बता देता हूँ कि सॉल्वेशन इफेक्ट और हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अगर मिथाइल वाली कंडीशन है CH3NH2, उसके बाद CH3NH और उसके बाद है CH3N। तो इनमें तो क्या होता है, अगर गैसियस फॉर्म में सब ये गैस है तो फिर ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर ये रहता है कि प्राइमरी कम, सेकेंडरी ज़्यादा और टर्शियरी। ये सब गैसियस फॉर्म में है, रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को। अगर यही एक्वस होता तो फिर मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी ज़्यादा हो जाता मिथाइल में, फिर उसके बाद आपका प्राइमरी आता, सबसे कम टर्सरी आता। कारण है कि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, बल्कि ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, और एक दूसरे को रिपेल करते तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाती, सपोर्ट करना भूल जाते। लेकिन अब अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में फिर कंडीशन यानी कि ये वाली हो जाएगी एक्वस में ये, और गैस में तो ऊपर हो ही गया। गैस में कौन सा ऑर्डर है, गैसियस स्टेट में ऑर्डर जो है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, नहीं आप कंफ्यूज कर जाएं। गैसियस स्टेट में हो जाता सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम बेसिक और सबसे कम। एक्वस सॉल्यूशन में चलिए तो एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस स्टेरिक आ गई। ये हमने मिथाइल का बताया। इसी तरीके से इथाइल में देखोगे तो इथाइल में फिर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इथाइल में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा वही 2 डिग्री, उसके बाद आ जाता है आपका 3 डिग्री और उसके बाद आ जाता है आपका 1 डिग्री। यहाँ 1 डिग्री कम हो जाता है, तो फिर आंसर एन डाइथाइल एमीन ही आना चाहिए, क्योंकि यही वीक हो जाएगा। एन डाइथाइल में 3 डिग्री हो गया और 3 डिग्री ये बीच में बैठा हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एन डाई इथाइल है ना, एन डाइथाइल इथेनामीन है, तो ध्यान रखिएगा इसका। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स कंटेनिंग द नाइट्रोजन ऑन द एसिड कैटालाइज, यानी कि एक कंपाउंड है जिसको हमने एसिड कैटालाइज किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कंपाउंड कोई एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस हो और वाटर्स के साथ, यानी कैटालाइज हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट अ वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड वाई इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो मुझे तो जैसे याद आ जाता है कि अगर RCN कहीं पर होता तो उसको अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो RCOOH बनता है, एसिडिक मीडियम में RCOOH बनता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद कह रहा है साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड वाई एंड अ गैसियस कंपाउंड जेड इज ऑब्टेन्ड, तो गैसियस कंपाउंड जेड मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग क्या करें कि साथ में भाई इसको हमने एक चीज़ और ध्यान देनी है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ऑन एसिड कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस वाटर। एसिड कैटालिसिस पे क्या बनाया उसने, एक तो सिंपल सी बात है कि उसने बनाया प्रोड्यूसेस ऑफ वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कंपाउंड वाई बना दिया, यानी कि ये हमें वाई मिल गया। सही, आगे पढ़ लेते हैं। एंड अ गैसियस कंपाउंड जेड, एक गैसियस कंपाउंड हमें जेड मिल गया। यानी कि गैसियस कंपाउंड जेड का मतलब है सिंपल सा, क्या करना है कि कोई भी एक कंपाउंड हमें जेड मिला होगा। अब ये पता नहीं क्या मिला होगा, अब आगे समझते हैं तब बात करेंगे। ठीक है, जेड व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज स्लोली एडेड टू द ए, यानी ए में ऐड की गई, और जब ए में ऐड की गई यानी कि ए दिया, ए क्यों दे दिया भाई, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज स्लोली एडेड टू ए in 1:1 ratio and the hydrolyzed, it produces a compound which can be obtained by डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ बाई, यानी सिंपल सी बात होगी डिस्टिलेशन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ बाई फैटी एसिड मिलता है। तो इसका मतलब हम लोग उल्टा चल रहे थे, अब हमें अब क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा, हम लोग सीधा चल दिए थे, तो ज़रा हम उल्टा सॉल्व करने की कोशिश अभी से करेंगे। यानी अब हमें कैल्शियम सॉल्ट फैटी एसिड का लेना है, तो कैल्शियम सॉल्ट फैटी एसिड का भाई साहब फिर ये होता है Ca, यानी कि CO, यहाँ पर O CH3, ये COO CH3, तभी काम बनेगा। अब इसको क्या करना है, हमें इसको डिस्टिल कर दीजिए। जैसे ही आप डिस्टिल करेंगे तो बन जाएगा आपका CH3CO, यानी कीटोन बन गया। इसको RMGX से ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराइए तो आपका 3 डिग्री का एल्कोहल मिल जाएगा, है ना। सॉरी, किससे कराना है इससे, ये भी देख लेते हैं, कहाँ 3 डिग्री में पहुँच गए। अच्छा, गैसियस कंपाउंड, सॉरी, तो अब इसका मतलब ये जो एसीटोन मिला हुआ है, ये एसीटोन हमें मिल गया। अब वो ये कह रहा है कि ये कंपाउंड किसी और से भी मिलता है, ये भी कह रहा है ना। व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज स्लोली एडेड टू ए,
ठीक है, हाइड्रोलाइज, यानी इसका मतलब ये और कहाँ से मिल सकता है, तो अगर इसकी रिएक्शन CH3MgBr की किससे कराएं कि ये मिल जाए, तो मुझे ये पता है कि साइनाइड, एल्काइल साइनाइड RCN ले लें तब उनसे कराइए, तब भी आपको कीटोन मिलता है हाइड्रोलिसिस के बाद। और अगर इसको आप एसिड हाइड्रोलाइज करा देते हैं तो फिर हमें सिंपल सा है कि अगर क्या मिलेगा, CH3COOH मिल जाना चाहिए। तो ये एक तरीका है सिंपल सा। फिर रिएक्शन को आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X कंटेनिंग नाइट्रोजन ऑन एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस acid catalyzed hydrolysis produces a water soluble organic compound Y and a gaseous compound Z। एक gaseous compound हमें क्या मिला, Z मिला, ठीक है ना, सिंपल। उसके बाद when methyl magnesium bromide is slowly added to इतना रेशियो हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, यानी कि ये कंपाउंड मिला जब उसमें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलाया गया। उसके बाद इट प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है, सिंपल। हमने आंसर, अब इसका आंसर नेक्स्ट पन्ने पे ढूंढते हैं कि आंसर फिर होना क्या चाहिए, वो हमें मेन बताएगा कि अब हम सही है या गलत थे। तो देख लेते हैं हम लोग, मिल जाओ भाई, कहाँ चले गए, 9, यानी कि अब हमारे पास ऑप्शन लिखा हुआ है कि एसीटोनाइट्राइल सही है, यही ऑप्शन लगना चाहिए। कारण ये है कि इसमें वही चीज़ है, एसीटो CH3CN कंपाउंड होना चाहिए, ये कंपाउंड आंसर हमारे पास आना चाहिए। वेरी गुड। हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो जनाब 51 अमीनो एसिड होते हैं, याद रखिएगा, आ सकता है। द रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट इन द नाइलॉन 6, यानी कि कैप्रोलैक्टम इसमें होता है। और कैप्रोलैक्टम का अगर आपको फार्मूला नहीं पता हो तो मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ, NH रिपीट है ना, उसके बाद CH2 का होल 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका CO और ये होल N, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, जो कैप्रोलैक्टिक एसिड से मिलता है। इसके बाद आप आ जाइए सिंपल और लगा लेते हैं 11 वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से ऐसा कौन सा जो करेक्ट नहीं है, तो पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, तो ये तो होता है, ये तो राइट है। ग्लूकोज पायरानोज में ये भी राइट है। इन सुक्रोज 2 मोनोसेक्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, नहीं ये गलत है, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से नहीं होता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स हीमोग्लोबिन इज़ लेस स्टेबल दैन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये लगभग यानी कि 300 गुना लेस स्टेबल माना जाता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज़ 300 टाइम्स लेस स्टेबल दैन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, तो आपको याद रहेगा, इसका आंसर फिर डी मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। उसका 13 क्वेश्चन में आ जाते हैं कि यानी कि द वॉल्यूम ऑफ नियॉन गैस इतना दे रखा है, सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट प्रेजेंट इन 800 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। हमको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसको आपको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ़ एटम्स में, यानी 800 है ना, 800 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास 40 होता, अगर हमारे पास 40 होता तो 40 के लिए हमारे पास होता एवोगैड्रो के नंबर के बराबर, यानी कि Na के बराबर होता, ठीक है ना। अगर हमारे पास 1 है तो Na/1 हो 40 हो जाता, और 800 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलीमोल्स में किस में है, ये है दिया हुआ है आपका 800 मिलीग्राम, यानी कि 10⁻³ से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो इसके नंबर ऑफ़ एटम्स बनेंगे, यानी कि ये काट दिए, ये काट दिए, 4 दूनी 8 यानी 20 हो गया, और ये 0.02 बन जाएगा, यानी कि 0.02 मोल आपके तैयार हो जाएंगे। अब 0.0 यानी कि एवोगैड्रो नंबर, अब आपको बता दूं कि एवोगैड्रो नंबर Na एटम्स में, यानी Na में कितने होंगे, अगर एवोगैड्रो नंबर होता तो वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, 1 होता तो 22.4 डिवाइड बाई Na हो जाता है ना, और अगर 0.2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 0.2, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फिर आंसर जो निकल के आना चाहिए वो आंसर फिर निकल के आना चाहिए आपका 4, यानी कि मल्टीप्लाई आएगी इसकी 2 दूनी 4 यानी कि 4 यानी समथिंग, यानी ये आना चाहिए डी ऑप्शन इसका, फिर डी ई सही, यानी ये 4 ही सही होना चाहिए, डी दिया है, डी 2 हो गए, एक ये भी एक ये भी, फिलहाल इसको ई मान लीजिए, मेरे हिसाब से फिर आंसर इसका ई ही सही होना चाहिए।
ध्यान दीजिएगा, इसकी कैलकुलेशन एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। लीटर में आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना इसे, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में ही कैलकुलेट किया गया है। ये आपका यानी यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये गैस द वॉल्यूम इन cm क्यूब पूछा गया है, तो वैसे तो ये आंसर जो आएगा वो 0.44, क्योंकि अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 0.44 जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी 2 एकम 2, यानी ये हो गया आपका 42। हाँ, सब यही आंसर लगभग आना चाहिए। चलिए चेक करिएगा आप लोग भी। फिलहाल मैंने यही टिक किया है, मैंने यही कैलकुलेशन की है। द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द हीलियम पॉजिटिव आयन इज इतना, द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयन है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फार्मूला होता है आयनेशन एंथैल्पी का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² होता है। तो यानी कि सिंपल सी बात ये होनी चाहिए कि अगर हम इसको निकालना चाहें तो Z² के बराबर कर दें। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, तो अगर आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम निकालना चाहें तो वो लिथियम डाइपॉजिटिव, तो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम पहले लिखें, आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई 3/2 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो सिंपल से ही कैलकुलेशन है, इसकी वैल्यू है कितनी कि 19.6 इंटू 10⁻⁻18 है, 18 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो ये वैल्यू 44.1 आ रही है और 44.1 एक ही जगह दे रखी है, तो ये वैल्यू आंसर आ जाएगा। मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, आप एक बार फिलहाल इसको चेक करिएगा, लेकिन आंसर यही एग्जैक्ट है, क्योंकि कैलकुलेशन यही 44 में एक ही ऑप्शन आ ही रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देखें। हाउ मैनी molecules of CO2 are formed when 1 milligram of 100% pure CaCO3 is treated with excess of hydrochloric acid। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत शुरुआत से करते आए हम लोग। जैसे CaCO3 को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो आपको बता दें, मतलब सॉरी ट्रीटमेंट देते हैं HCl से, तो बनता है आपका CaCl2 और साथ में बनता है आपका 2, वो H2O बनेगा और साथ में CO2 निकलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसका हम लोग 100 ग्राम यूज़ कर लेते हैं तो CO2 जो बनती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल बनती है। पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। हाउ मैनी मिलीमोल, CO2 पूछा है, मैनी मोल्स पूछा है, तो 100% है तो मतलब 100 से ही निकालना है। तो अगर ये 100 है तो फिर वो 6.022 इंटू 10⁻23 बनेगा। और अगर ये है कितना 100% प्योर CaCO3 यानी 100% प्योर है, तो फिर सिंपल सा तरीका ये हो गया कि इसको हमको करना क्या पड़ेगा कि 6.022 इंटू 100% का मतलब वो 100/100, ये 2 वैल्यू इसमें से घटे 1000। तो सिंपल सा मेथड ये हुआ कि 100 ग्राम होता तो इतने मिलते हैं ना, और 100% प्योर है तो 100% हुआ 100 ग्राम का निकालना पड़ेगा 100%। तो कितने ग्राम में पूछ रहा है 1 मिलीग्राम। अच्छा ओ आई सी, 1 मिलीग्राम ऑफ 100%, तो 1 मिलीग्राम ऑफ 100% कितना हो गया 1 मिलीग्राम ऑफ 100% हो गया आपका 10⁻³ ग्राम हो गया। तो यानी कि अगर 100 में होता तो हो गया 6.022, 10⁻³ में होता तो फिर हो जाता आपका, अगर 100% होता तो ये होता 10⁻³ 1 मिलीग्राम हुआ ना, तो ये हो जाता डिवाइडेड बाई इतनी वैल्यू, यानी ये मल्टीप्लाई होती तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में आ जाता आपका 100 और मल्टीप्लाई में 10⁻³ ये आपका हो गया, हो जाता 20 और यहाँ 10 18, यानी 18 वाला आंसर फिर सही आएगा। 18 वाला कहाँ है 6.022 10⁻18, ये फिर आंसर ई सही आ जाएगा ऑप्शन इसका। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको भी आपको करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। बहुत ही अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ, अब तो ये आपको मुझे बताना नहीं चाहिए कि SF4 का मॉलिक्यूलर शेप, ये सब शेप आपको याद रहनी चाहिए कि भाई लोन पेयर से निकाल दीजिए शेप। सिंपल तरीका होना चाहिए लोन पेयर से शेप का निकालने का। तो जरा अगर हम SF4 की बात करें तो SF4 में क्या होगा, सिंपली एक लोन पेयर होगा। SF4 में एक लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर। और अगर आप CF4 की बात करें तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। XeF4 की बात करें तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो यानी कि 2 एक लोन पेयर, यानी SF4, इसे टी शेप भी हम लोग बोलते हैं। तो द क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 एंड XeF4 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंटर एटम। ठीक है, तो लोन पेयर तो हमने निकाल दिया। यहाँ लोन पेयर 1 0 2, तो लोन पेयर 1 0 2
102 मतलब 102 का मतलब फिर आंसर पर कौन सा लगाएं हम लोग, ऑन द सेंट्रल एटम 102 यानी कि डी लगाएं, या फिर number of lone pairs on the central atom are respectively molecular shapes of and the number of lone pairs on the central atom are respectively the same with ठीक है ना। तो अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते तो सेम विद तो नहीं आएगा, यानी कि इसका मतलब आंसर डिफरेंट विद आना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट विद 102 कहाँ पे है 102, ये फिर आंसर डी लगाएंगे हम लोग। फिर से पढ़ लीजिएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम आर रिस्पेक्टिवली डिफरेंट होते हैं विद, यानी सेम तो हो ही नहीं सकते, डिफरेंट ही, ठीक है। 17 पे आइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, यानी 17 में ऑर्बिटल में कौन सा नहीं करेक्ट है। द ऑर्बिटल प्रेजेंट द वैलेंस शेल ओनली होती हैं, द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन है द ऑलमोस्ट, ये भी सही है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इसेंशियल कंडीशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, तो सी कंडीशन जो है वो ये करी, प्रमोशन तो ये ज़रूरत नहीं है, प्रमोशन हो या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डी, इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट ओनली पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इन द सम केसेस इवन फिल्ड भी हो जाती हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर इफिशिएंट इन द फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स, नहीं, यही गलत हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर जो होना चाहिए कि नॉट करेक्ट में फिर यही आएगा, यही आंसर आएगा, पक्का है, बिल्कुल 100% करेक्ट स्टेटमेंट यही है ना। यानी पूछा कि नॉट करेक्ट इन द रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में ही करेक्ट नहीं है, वैसे तो करेक्ट है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, एलाइल साइनाइड मॉलिक्यूल कंटेंस, एलाइल साइनाइड का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या ड्रॉ होगा, तभी तो सिग्मा और पाई आप निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। तो ड्रॉ करिए, एलाइलिक की पहचान क्या है, एच यानी डबल बॉन्ड तो पहले लगा ही दें, तभी तो एलाइलिक होगा। यहाँ पर हो गया सी हो गया, यहाँ पर एच हो गया, यहाँ पर एच हो गया, वही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यहाँ पर आपका Cn हो गया। तो अब आपको सिग्मा कितने गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 और 1 8, ये हो गया, एक ये भी तो हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 सिग्मा आने चाहिए और 2 पाई आने चाहिए, एक लोन पेयर आना चाहिए, एक ये वाला लोन पेयर। तो 9 सिग्मा 2 पाई का आंसर ढूंढिए, 9 सिग्मा 2 पाई, 9 सिग्मा 4 पाई, 9 सिग्मा 3 पाई, 3, अरे 1 पाई ये भी भाई साहब, 9 सिग्मा 3 पाई और आंसर ढूंढिए, 9 सिग्मा 3 पाई, यानी बी ऑप्शन लगा लीजिए, आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, 2 वेसल्स ऑफ वॉल्यूम, ये क्वेश्चन में क्या आपके लिए कैलकुलेशन बहुत लंबी है, ज़्यादा देर तक करनी पड़ेगी। 2 वेसल्स ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, इसमें सिंपल से मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि P1 यानी कि मैं देख लूँ पहले कि 16.4 लीटर 5 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम 2 दे रखे हैं, टेम्परेचर भी 2 दिए हैं और एग्जैक्ट प्रेशर भी 2 दिए हैं, रेशियो नंबर आज ठीक है। तो आप लगाइएगा P1 V1 अपॉन P2 V2 इज़ इक्वल टू N1 RT1 अपॉन N2 RT2, यानी ये R कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, N1 अपॉन N2 का रेशियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो रेशियो है वही आंसर आप लगा दीजिएगा। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, 19वां क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो कैलकुलेशन है ये मत कहिएगा सर ने कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन मैंने मेथड आपको ओवरऑल लिख दिया है, N1 अपॉन N2 की कैलकुलेशन से आप इसको निकाल लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। व्हेन 4 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस X is introduced into the evacuated flask kept at 25 degrees Celsius, the pressure is found to be 1 atmosphere. If the 6 gram of another ideal gas Y is then added to the same flask, the pressure becomes 2 atmosphere at the same temperature. The ratio of molecular mass टू गैसेस का क्या होना चाहिए, मैं आपको फार्मूले की हिंट दिए दे रहा हूँ, आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर देना, सिंपल सा फार्मूला लगेगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जो फार्मूला है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले मैं आपको हिंट दूँ, नहीं तो आप फिर नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी। जो साथी हमारे कर लेंगे अच्छी बात है। सबसे पहले आपको V1 इज़ इक्वल टू V2 कर देना, वॉल्यूम बराबर है, इसे हम लोग V मान लेते हैं। T1 इज़ इक्वल टू T2 इज़ इक्वल टू T3, ये सब सेम रहेंगे, तो फार्मूला फिर N1 अपॉन N2 इज़ इक्वल टू वही P1 अपॉन P2 ही बचेगा। अब N1
जो होता है वो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स मानते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करना है कि N1 कैसे निकालें, N भाई अगर N1 को NX मान लो, N2 को NY मान लो, या ऐसे रहने तो N1/N1 + N2 इज इक्वल टू 1/2 कर दीजिए। और जब 1/2 करेंगे तो फिर इसका मतलब है ये आपको अब मोलर मास अपॉन, भाई इसको भी तोड़ना पड़ेगा। अब W1/M1 नीचे W2 + W2/M2 + W1/M1, इसको भी ब्रैक करना पड़ेगा। तो ये फिर आपके सामने रेशियो निकल करके आ जाएगा, सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो उस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद आपका मोलर मास यानी कि ये M1/M2 निकल आएगा। एक फैक्टर को नेगलेक्ट कर देना इसमें से, मेरे हिसाब से आप जो W1/M1 है तो नीचे W1/M1 को नेगलेक्ट कर दीजिएगा, आपका रेशियो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप करिएगा। तो 19-20 मैंने, ये मस्त लेंदी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप करेंगे, बहुत ही सभ्य लोग हैं आप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़े से क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ूंगा, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मेहनत वसूल होगी। इसके बाद रेशियो इसमें से निकाल लीजिएगा। जहाँ तक है रेशियो, अब मैं यहाँ पर क्या बताऊँ आपको, लेकिन आंसर आप निकालिएगा। आंसर मेरे हिसाब से इसका लगभग 2/3 आएगा, जहाँ तक मुझे अनुमान है, निकालिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, 21 है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? NaCl इज पैरामैग्नेटिक, तो ये तो NaCl पैरामैग्नेटिक होता ही है। CuSO4 इज डायमैग्नेटिक, MnO एग्जाम्पल आप ये आप सॉलिड के चैप्टर से लगाइएगा, बहुत ही बढ़िया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये होता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, लाइक पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, नहीं ये नहीं। CrO4 एग्जाम्पल फेरो, ये भी होता है। ठीक है, NaCl डायमैग्नेटिक होता है, जहाँ तक अनुमान है कि NaCl इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो NaCl का जो करैक्टर होता है वो मुझे जहाँ तक याद है वो डायमैग्नेटिक ही होता है। आप चेक करिएगा, जहाँ तक याद है मेरा अनुमान सही कि NaCl डायमैग्नेटिक होता है। फिलहाल एक बार आप इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये आपने NaCl लगा लिया हो, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस हैज़ द हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? हाईएस्ट पॉजिटिव मतलब उसको जबरदस्ती इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा और जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर पड़ेगा जिसका साइज बहुत ही छोटा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस हैज़ द हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो हीलियम की 48 होती है, नियॉन की, हीलियम की आप 48 लिख लीजिएगा, और आपकी नियॉन की 116 होती है, और क्रिप्टन की आपकी जो वैल्यू होती है वो 96 होती है, और जेनॉन की 72 होती है ना। और जेनॉन 72 हो गया, और आपका आर्गन की और इसकी भी 96 ही होती, तो सबसे हाईएस्ट फिर नियॉन निकल करके आता है। तो इसका मतलब हुआ नियॉन, वैसे लगता आपको हीलियम होगा लेकिन आंसर आप इसमें नियॉन ही लगाइएगा। 23rd वाले में अमंग द फॉलोइंग बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के द करेक्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग मेटलिक करेक्टर, सबसे अच्छा मेटल कौन होगा? तो सबसे अच्छा जो मेटल होना चाहिए जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, तो जो जल्दी लूज़ करेगा वो पोटेशियम, साइज़ में बड़ा भी है ना। उसके बाद जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन, यानी ए ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ा पोटेशियम है। उसके बाद एल्यूमिनियम सब जगह दे रखा है, मुझे फिर मैग्नीशियम लगा तो मैंने मैग्नीशियम लगाया। 23rd के बाद 24 में आइए, इन सॉल्वे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट द बाई प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट होता है ये सभी जानते हैं कि इसमें Ca कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। ये मत सोचना कि ये बाई प्रोडक्ट होता है ना, कैल्शियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। 25वें क्वेश्चन पर आ जाइएगा। एन ऑर्गेनिक सॉल्ट X इज डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव 2 प्रोडक्ट्स, एक X मिल, एक Y मिल रहा है, एक Z मिल रहा है। कंपाउंड जेड इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, और एंड न्यूट्रल लिटमस पेपर, और न्यूट्रल भी है लिटमस पेपर के अगेंस्ट। कलरलेस नेचुरल गैस कंपाउंड XYZ, यानी कि XYZ क्या होंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी कंपाउंड ब्रेक करते हैं तो आपको एक चीज़ ये मिल रही कि Y एंड Z। कंपाउंड Z इज़ लिक्विड, यानी लिक्विड नाइट्रोजन कंपाउंड भी होते हैं, इसमें सब नाइट्रोजन वाले ही दे रखे हैं, ठीक है। एंड इज़ न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल ऑक्साइड ढूंढिए, तो NO भी है और N2O भी है, दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड है, बाकी तो काट दीजिए, इनमें से ऑप्शन आ गए। अब वो कह रहा है कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है तो फिर N2O ही होगा, और दूसरा कलरलेस न्यूट्रल गैस है, इसका मतलब फिर आंसर पर मैं ए ही लगाऊंगा, 25 में का ए ही लगाऊंगा 100%।
रिएक्शन भी आपको लिख करके दिखा दे रहा हूँ। NH4 लिया मैंने और NO3, क्योंकि कारण ये कि NH4 NO3 लिया, इसे जब हमने हीट किया तो यहाँ से N2O बनेगा और वाटर बनेगा, 2H2O निकल जाएंगे, तो इक्वेशन बैलेंस, यही कंपाउंड होगा, सिंपल। अब नहीं इसमें सोचेंगे ज़्यादा, चलिए खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। द करेक्ट फार्मूला बोरेक्स, अब इस बताने की ज़रूरत नहीं बोरेक्स का फार्मूला क्या है। बोरेक्स का फार्मूला दुनिया जानती है कि Na2B4O7.10H2O होता है, तो लगा लीजिएगा Na2B4O7.10H2O। तो अब 10 तो अंदर, एक तो वाटर अंदर है, तो इसका मतलब फिर आंसर मैं क्या लगा दूँ, आंसर 1 वाटर 8 है, ये 4 2 दूनी 4 अंदर, यानी कि फिर मैं बी ऑप्शन लगा लेता हूँ। Na2B4O7 कर देंगे तो 2 रह गए, 2H2 अंदर, हाँ ठीक यही होगा, लगाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड द स्टार्टिंग मटेरियल लिखा होगा यहाँ पर, दिख रही है मिसप्रिंट में, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन आर गिवन बिलो, यानी कि किससे कौन मिलेगा, इसे मैच कर देना है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैचिंग के लिए आपको करना है कि रेड फॉस्फोरस और एल्कली जब मिलता है तो H4P2O6 बनता है। तो रेड फॉस्फोरस एल्कली H4P2O6 यानी कि फर्स्ट का D, तो यानी डी का फर्स्ट में ढूंढूँ तो डी के फर्स्ट में केवल पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यानी 27 का फ्री लगाओ। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं, डी में एक ही पहला ऑप्शन मैच कर लिया, कोई सा भी एक मैच कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, तो मैंने ए मैच कर लिया इसको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द डिफरेंट लेटिस फ्रॉम द दोज ऑफ अदर्स, इन डिफरेंट लेटिस से अदर दोज कौन है। तो 28वें वाले में आप चलिएगा, 28वें में आप देखते हैं कि क्या ऑप्शन हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ द डिफरेंट लेटेस्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, यानी कि कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, निकल, इन सभी की वैलेंसी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर, निकल, ये तो यानी कि अगर हम देखें तो इसका कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, आयरन Fe डाई पॉजिटिव में भी है, आयरन Fe ट्राई पॉजिटिव में भी है, आयरन का स्ट्रक्चर जो होता है वो BCC स्ट्रक्चर भी होता है और आयरन का HCP भी होता है, जबकि आपको कोबाल्ट, निकल, कॉपर ये केवल CCP में, यानी कि ये CCP हो गया, ये भी CCP हो गया, ये भी CCP हो गया, ये भी CCP, ये फिर आंसर ए आ जाएगा, ये दोनों BCC, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। 29 पे आ जाइए। 29 पे अगर मैं देखूं ध्यान से तो क्वेश्चन कर रहा है कि इन द डाइक्रोमेट डाई एनाइन द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स। अब मैं डाइक्रोमेट डाई एनाइन का स्ट्रक्चर बना दूँ 29 वाले का, यानी कि अगर मैं डाइक्रोमेट आयन को देखूं तो डाइक्रोमेट आयन इस तरीके से बनता है, ये बन गया आपका डाइक्रोमेट आयन। इज इट क्लियर। अब डाइक्रोमेट आयन में 6 जो बॉन्ड है वो चेक करो, 1 2 3 4 5 भाई 3 और 3 6, तो CRO बॉन्ड जो हैं इसमें 6 हो गए, और CR जो बॉन्ड है वो 1 हो गया। तो इसका मतलब फिर आंसर क्या दिया है, 6 इक्वलेंट CRO बॉन्ड एंड 1 CRO बॉन्ड आना चाहिए। तो 6 इक्वलेंट CRO बॉन्ड्स एंड 1 ये आना, यानी कि ऑप्शन फिर ई जाना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम, ये मैंने क्वेश्चन खूब करवाया है। फेंटली और अल्कलाइन मीडियम में थायोसल्फेट जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है, ये मैंने डायरेक्ट रिएक्शन भी लिखवाई है आपको। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइएगा। 31 कह रहा है कि एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर 4 मोल मेटेलिक ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, करना क्या कि रिएक्शन को तोड़ दीजिए, यानी कि 2 MnO2 को तोड़िए, तो हम सिंपल सा अच्छा MO2 लिया, MnO2 नहीं, MO2 ले लिया, तो ये बना रहा है आपका MO बना दीजिए 2 और एक O2 बना दीजिए, तो यानी कि 2 1 3 हो गया, नंबर ऑफ ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया ऑक्सीजन, तो 1 - 2 मतलब ये माइनस का 1 आ गया, 1 माइनस ये सॉलिड है ना, तो ये 0 हो गया, तो यानी तो फिर आंसर आपका 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया। अब डेल्टा Ng1 आ गया, तो फार्मूला वही डेल्टा, आपका फार्मूला जो लगाना है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या लग जाएगा। अब पहले तो आपको पढ़ने क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं। द वर्क डन, अच्छा W निकालना है, OIC, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो गया आपका P डेल्टा V माइनस साइन के साथ, तो यानी कि अब P डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा NGRT होता है, डेल्टा NGRT होता है। N मैंने निकाला प्लस में, तो 1 हो गया। R की वैल्यू वही 8.314 रख लीजिएगा,
और इंटू 500 केल्विन डाल देना, जो आंसर आ जाए आप टिक कर लेना। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप करके दिखाइएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो है 32 पूरा नहीं सही है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिए हैं, इसलिए मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। पढ़ के दिखा देता हूँ। अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन बिकम्स, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है ना, डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको आप करना चाहें कर लीजिएगा, अदरवाइज से छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। ये मैंने एक मॉडल पेपर सेलेक्ट किया और बढ़िया मॉडल पेपर था, अच्छे क्वेश्चंस थे, इनको करने की कोशिश ज़रूर करेंगे आप लोग। मेहनत करिए और लगे रहिए, लगन पूरी कहीं से कहीं तक कमी नहीं आनी चाहिए। पीजीटी 2021 आपके लिए शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं फिर मिलूँगा नए वीडियो में। नमस्कार।